हाउ आर यू टू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यह क्लास की, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी जो एसएसटी के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि उसका 40 मार्क्स आपके एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है और 20 मार्क्स आपका पेडोलॉजी से पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक्स को हम इजीली किस तरीके से पढ़ें, तो उसके लिए मैं बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स जो मैं आपको हाईलाइट पॉइंट है वही पढ़ा रही हूँ। इस वीडियो को देखकर आपको कंसेप्ट पता चल जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी, जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी। पिछले 1 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, या 1 या 2 या 3 जितने भी हो सके उतने ही कराने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हमें कंटेंट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंटेंट अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। स्टार्ट करते ये 7th क्लास की है, ज्योग्राफी की बुक्स है। 7th क्लास में कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी की बुक में, ठीक है। 6 क्लास से इससे पहले की वीडियो आप मेरी 2 देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी की पूरी बुक आपको रीड करा दी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपको इजीली आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन में 40 में से अगर 40 मार्क्स की जो आती है एनसीईआरटी एसएसटी, उसमें से आप आराम से 35 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। 20 नंबर की पेडोलॉजी के लिए आपको सीडीपी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर के, उतने ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट कर। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बताई है किस किस चैप्टर में से एनसीईआरटी का बताया है, टॉपिक बताए हैं, सीडीपी के बताए हैं, हिंदी के बताए हैं और इंग्लिश के बताए हैं। तो वो वीडियो मैं इसमें लिंक में दे दूँगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इतने कम समय में आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं, ताकि आपके मार्क्स 60 में से 45 या 40 या 50 के आसपास आ सकते हैं आसानी से। आज पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसमें सिर्फ हाईलाइट पॉइंट ही पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी। बार बार ये बात मैं हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे देखो एक दे रखा है कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। पर्यावरण के घटक अपने अपने होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो प्रकृति द्वारा मिले हुए होते हैं और जो मानव ने खुद स्वयं बनाए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानव के अनुसार ये बनते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा जलमंडल, उसके बाद वायुमंडल, फिर स्थल मंडल। इससे पहले 6 क्लास में यह सब चीज़ें हम पढ़ चुके कि क्या क्या होते हैं सजीव में। मानव निर्मित इमारतें, पार्क होती है। उसके बाद हमारा यहाँ पे दे रखा है पुल, जो पुल मानव बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं। और जो मानव के द्वारा ही अपने जैसे जिस जगह रहते हैं उनके द्वारा, एक व्यक्ति मानव है, परिवार उसके साथ जुड़ता है, समुदाय जुड़ता है, धर्म जुड़ता है, एजुकेशन जुड़ती है, निशैक्षिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जुड़ती है। उसके बाद है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। वातावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। ऊपर भी पर्यावरण के बारे में डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन यह है कि हमने अपने आसपास में पर्यावरण को देखा ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, ये हाईलाइट पॉइंट है, वस्तुएं एवं प्रकृति द्वारा को पर्यावरण कहते हैं। तो ये पॉइंट इसको ध्यान में रखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लिखा है, जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया, कि प्राकृतिक और मानव निर्मित द्वारा परिघटों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित होती है। देखिए, यहाँ जीवीय के बता रहे हैं जो सजीव रूप से संसार में, जैसे पादप और जंतु। दूसरा है अजीवीय, जो हमें दिखाई नहीं देते, निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे स्थल। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो फ्रेंच भाषा से हुई थी, और इसको इन्वायरमेंट यानी पड़ोसी अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद है कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस चीज़ों से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों टर्म, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडल, जिसमें मैंने आपको भूमंडल भी बताया था 6 क्लास की बुक में, कि वह ठोस, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परपट्टी होती है, वो स्थल मंडल कहलाती है। ये खनिज और पतली चट्टानों से बनी हुई होती है। इसमें मिट्टी की पतली परत से ढका होने के कारण हमें पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसी स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होते हैं। स्थलाकृतियों के अलावा महासागर के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आता है स्थल मंडल, वह क्षेत्र है जहाँ पे हमें कृषि, वनस्पति, बस्तियों के भूमि,
पशु चारों को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यही खनिज संपदा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद लिखा है जलमंडल। जलमंडल आप सभी को स्पष्ट है कि जहाँ पे आसपास में जल की मात्रा हो उसको जलमंडल कहेंगे। जलमंडल में जैसे हमारे हिम आ गए, उसके बाद झीलें आ गई, समुद्र आ गए, महासागर आ गए, ये सारे जलाशय हमारे क्या कहलाते हैं, मिलकर ही जलमंडल का निर्माण करते हैं। फिर आता है वायुमंडल। वायुमंडल होता है पृथ्वी की सबसे पहली भी वायु की परत होती है जो पृथ्वी के आसपास पहली भी होती है। इसमें ये वाली लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, तो इसको हाईलाइट कर लेना। मैं इससे क्वेश्चन भी बताऊंगी कि इससे कैसे पूछा गया था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। किसका माना जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और किससे बचाता है? सूर्य की सुलगती हुई गर्मी की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन तो करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। उसके बाद लिखा हुआ है कि कई प्रकार के गैस कण भी होते हैं हमारे। ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कण हमारे जो हमारे ऊपर जो हमने पढ़ा है, क्या क्या है, वायुमंडल के आसपास के कौन कौन से कण हमारे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसमें होता है कई प्रकार की गैसें होती है, धूलकण होते हैं, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में मौसम और जलवायु परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, पादप और जीव जंतु यानी कि जैव मंडल जहाँ संसार का निर्माण करते हैं, पृथ्वी का सबसे छोटा क्षेत्र माना जाता है, जिसमें स्थल संकीर्ण मतलब बड़ा क्षेत्र माना जाता है, स्थल जल वायु मिलकर जीवन का संभावना है। परितंत्र इंपॉर्टेंट है, परितंत्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे से भौतिक रूप से यानी कि जो वस्तुएं दिखती हैं हमने सामने और रासायनिक रूप से जैसे खनिज पदार्थ और ये सब परस्पर क्रिया करते हैं, इसमें से निवास करते हैं और ये सब ऊर्जा प्रदान करते हैं और स्थानांतरण को संबंध करते हैं। इसी को कहते हैं हम परितंत्र। यहाँ पे स्टोरी बता रही है कि स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपका मेन पॉइंट ही पढ़ना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सारा दे रखा है परितंत्र के बारे में। यहाँ से पढ़ोगे तो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारी का आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध को ही परितंत्र का निर्माण करते। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे तल आदि ही परितंत्र हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय परितंत्र है जो आपके आसपास दिखता है वो सारा एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय पद्धति बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको स्टार लगा लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है यह है कि यह वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जो एक दूसरे से अदला बदली करी जा सकती है। जैसे धन का प्रयोग नहीं होता, कोई भी वस्तु आपसे ले ली और दूसरी हमको चेंज कर दी, तो ठीक है। आयात निर्यात में जिसमें होता है जिसमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती। कोई वस्तु आपसे ले ली, कुछ आप हमसे ले ली, तो इससे वस्तु का अदला बदली हो गई। मानव निर्माण, मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानवीय पर्यावरण में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मानव किस तरीके से प्रकृति के साथ अनुरूप बना लेता है, उसका सरल है। आसपास की प्रकृति उसकी आवश्यकताओं को पूरा हो जाती है, उसके साथ ही साथ कई की आवश्यकताएं बड़ी है। यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं है, सिर्फ यही है कि परिवेश का आविष्कार खुद मानव ने अन्य उपचार वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा विकास हुआ है। जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया वही इसके बारे में बता रखा है। तो इसको आगे देखते हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है, इससे नीचे आगे नीचे और, यानी कि इस चैप्टर में बस इतना था कि परितंत्र क्या होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं ये पता होना चाहिए। जो मैंने पिक्चर में आपको बताया है, मानव द्वारा कौन से होते हैं और प्राकृतिक द्वारा कौन से होते हैं। और जो है आगे आगे नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। ये चैप्टर में स्टार लगा लीजिए, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 4 टाइम्स स्टार। इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। पृथ्वी के अंदर के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है? देखिए पृथ्वी है ये, ठीक है। पृथ्वी के बारे में सबसे ऊपरी वाली पर्वत जो होती है, ये परपट्टी होती है जो ठोस परपट्टी होती है, इसको स्थल मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये येलो येलो दिखाई जा रहा है, ये मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सब चीज़ें, ये आप चीज़ों, और इसके अंदर की जो होती है वो कोड मेटल होता है। इसमें कुछ सीमाएं होती हैं यहाँ से यहाँ तक, और बाह्य कोड होता है बाहर की तरफ जो होता है, ये पृथ्वी का बाह्य कोड है। ये पृथ्वी के आंतरिक कोड है, ये बाह्य कोड है जो बाहर रेड कलर का दिख रहा है, ये पोजीशन है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर से सकेंद्री परतों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की सतह जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको परपट्टी कहा जाता है। ये पतली परत होती है और महाद्वीपीय सनहित में 35 किलोमीटर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, 35 किलोमीटर से समुद्र सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, ये इसको मैं इसलिए बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो महाद्वीपीय सनहित होते हैं वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई होती है। इसे हम सिलेन कहते हैं। सी से मतलब होता है सिलिकॉन, ए से एल से मतलब होता है एल्युमिनियम कहा जाता है। ये होता है महाद्वीपीय प्रवृत्ति। उसके बाद आता है महासागरीय प्रवृत्ति क्या होती है। महासागरीय प्रवृत्ति 2 चीज़ों से बनी होती है, एक सिलिका और एक मैग्नीशियम से बनी है। इसे सीमे कहते हैं। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं
ये एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है क्योंकि इसे पूछा जाता है कई बार, इसको भी हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खानी जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी जो गहराई है वो 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजनों ने जो तेल की खोज की थी, इंजीनियर जो थे 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट दे रखा है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए असंभव है क्योंकि 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। ये सिर्फ कंसेप्ट है। उसके बाद जो है पृथ्वी की पर्वत के बारे में बता दिए, दो बार होती है, महाद्वीपीय पर्वत और महासागरीय पर्वत। महाद्वीपीय पर्वत में 35 किलोमीटर के आसपास हमें देखना पड़ता है, और दूसरे में हमारे को ऊपर लिखा हुआ था कि 5 मिनट तक करना पड़ता है समुद्र गुठा में, 35 से 5 किलोमीटर। इसमें महाद्वीपीय में 2 चीज़ों का उपयोग होता है खनिज पदार्थों का, जिसमें होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरे में आता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि परपट्टी के ठीक ऊपर का जो होता है, जो मैंने मेटल बताया था, वो मेटल इस तरीके से, इसमें जो इस तरीके की शेप में होता है, उसमें मेटल में 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। इसको सबसे आंतरिक कोड भी कहा जाता है। इसका आंतरिक परत कोड होती है। कोड के बारे में पढ़ते हैं। क्रोध की जो कोरोड होता है, उसकी जो तिरछा होती है, जैसे मान लीजिए ये कोड है, इसकी इतनी शेप में ये जो तिरछा होती है, ये होती है 3500 किलोमीटर, और ये 2 चीज़ों से बनती है, निकल और लोहे की बनी हुई होती है। तो इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं निफेल। निफेल मतलब निकल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड तापमान और दाब, केंद्रीय कोड जो होता है उसका तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा होता है क्योंकि उसका पोजीशन गर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे नोट कर लीजिए, पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84 मेटल प्रतिशत है और 15% क्रोड है। और पूरी तिरछा जो लिखेंगे पृथ्वी की वो है 6371। ठीक है। उसका जो अगर मेटल कोड की बात करें तो वो 15% है। अगर हम उसकी मेटल की बात करें तो मेटल 84% है, और जो हमारे परपट्टी है वो सिर्फ 1% है। अब इसको लगा लीजिए बड़ा बड़ा स्टार, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसी में सबको कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। सबसे पहला होता है पृथ्वी की अनेक प्रकार की शैल होती है। शैल मतलब पत्थर से बनी हुई होती है, पत्थर को कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। ठीक है। शैल के रंग अलग अलग आकार के होते हैं, गठन भी की जा सकते हैं। शैल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्नेय शैल, एक अवसादी शैल, और एक होता है कार्यांतित शैल। अग्नि शैल जो होती है वो क्या होती है, जब एक होता है मैग्मा, जैसे यहाँ लिखिए मैग्मा ठोस होकर, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। सपोज कीजिए ये आपका ज्वालामुखी है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ इस तरीके से, ये आपका ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में आपको क्या करना है, इधर से जो निकल रही है आग, वो नीचे की तरफ गिरेगी और वो ठोस बन जाएगी, पतंग मजबूत बन जाएगी, तो उसको कहते हैं अग्नि शैल। यहाँ पे यही चीज़ इनको बार बार में रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। अग्नि शैल के बारे में पिक्चर में भी मैं दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे नहीं रखा, नहीं तो मैं पिक्चर में भी आपको दिखाती हूँ, अगर नीचे की साइड दे रखा होगा, नहीं दे रखा। तो ये चीज़ होती है जो उसकी शैल होती है ज्वालामुखी की, वही शैल क्या होती है, ऊपर से बाहर से निकलती है और नीचे की तरफ आ जाती है, तो वो जम जाती है, तो वो क्या बन जाती है, कठोर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। ये अग्नि शैल होती है। अग्नि शैल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्राथमिक शैल होते हैं और एक होते हैं द्वितीय शैल। प्राथमिक शैल बोल सकते हैं या बहिर्वेदी। प्राथमिक मतलब जो अंदर की तरफ है। ठीक है। 2 तरह के शैल होते हैं, अग्नि शैल, अंतर्भेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। अंतर्भेदी शैल कौन से होते हैं, अंतर्भेदी शैल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बहिर्वेदी के बारे में बताऊंगी। यहाँ लिखा हुआ है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर ही गहराई में, मतलब ये है एक ज्वालामुखी है और उसका जो परपट्टी निकलती है वो अंदर ही जाकर ठंडा हो जाता है और ठोस प्रकार के शैलों को बनाता है। ये अंतर्भेदी शैल कहलाते हैं। ये ठंडा होने के कारण ही बड़े शैलों और दानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका सबसे उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है, जो प्राथमिक शैल है, अग्नेय शैल है, ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। ये शैल उदाहरण है। और इसे लेई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार। लेई और मसालों के दानों को चूर्ण बनाने के लिए इन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसे ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है ये भी ध्यान है। उसके बाद है बाह्यवेदीय। बाह्यवेदीय ऊपर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पूरा ही पढ़ा देती हूँ। जैसे यहाँ के तरीका बता रखा है कैसे होता है। वास्तव में आग की तरह एक लाल द्रवित मैग्मा लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब आंतरिक द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बने शैल को बाह्यवेदी शैल कहते हैं। वही चीज़ मैंने बताया था जो अग्नि शैल होती है, कि जो लावा होता है वो बाहर की तरफ आता है और नीचे जम जाता है। जमने के कारण ही उसको अग्नि शैल कहते हैं, यानी कि अग्नि यानी बाह्यवेदी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें महीन दानों वाली होती है। इसका नाम है बेसाल्ट है। इसका उदाहरण है जो बाह्यवेदी है उसका बेसाल्ट है। जो प्राथमिक शैल है यानी अंदर की तरफ है, अंतर्भेदी कह सकते हैं,
वो हमारी कौन सी है, ग्रेनाइट, जो छोटे छोटे महीन और लेइन दानों के मसालों की तरह होती है। ठीक है, ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। अगला है जो शेल, अब सेकंड आ गया, दूसरा हमने फर्स्ट पढ़ लिया। अब है अवसादी शेल के बारे में क्या है। अवसादी शेल का मतलब है जो भी शेल है, जो भी पत्थर है, टूट कर चटक कर एक दूसरे से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और छोटे छोटे कणों में हो जाता है, उसको अवसाद कहते हैं। यही अवसाद अपने साथ हवा, पानी, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जम जाते हैं और अदृढ़ हो जाते हैं, दबकर और कठोर शैल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम अवसादी शैल कहते हैं। अवसाद अलग है, अवसादी है, इसके पॉइंट बता रखे स्टेप बाय। इसमें सबसे पुराना है बलुआ। बलुआ पत्थर है, रेत के दानों से बना हुआ होता है शैल में। अब आगे कह रहे हैं शैलों में पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवी जो कई प्रकार के शैल बनाते हैं, इसको हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। जीवाश्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। शैलों के परतों के दबे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार जरूर पढ़ लेना, मैं इसलिए हाईलाइट पॉइंट ही बता रही हूँ। उसके बाद आता है कार्यान्वित शैल। वो शैल होती हैं जो अग्नि शैल और अवसादी शैल के उच्च ताप में और दाब के कारण कार्यान्वित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। इसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर तथा संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें परिवर्तित को याद रखना है, तो ये इस चैप्टर में स्टार लगा लीजिए 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये शैलें जो बनती है इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इन पत्थरों से हम क्या क्या चीज़ें का उपयोग कर सकते हैं। हम कठोर शैलों से सड़क बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, इमारत बना सकते हैं। खेलने के लिए पिट्ठू हो गए, 7 पिट्ठू हो गए, चिबिड्डी हो गई, स्टेपू हो गए, क्रिकेट हो गए, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। मन्नी दादा पड़ोसी के साथ आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक शैल चक्र होता है। शैल चक्र का मतलब ये प्रोसेस जो बनाया गया है ये किस लिए बनाया गया है। सबसे पहले ये मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, ठोस बन जाता है, जिसमें प्राथमिक और अग्नि शैल होती है। ये अग्नि शैल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर यही शैल जब टूट कर चटक कर अवसाद बनाते हैं, यही अवसाद जब एक साथ हवा, पानी और सब कुछ ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह बन के परिवर्ती ठोस बन जाती है, तो उसको अवसादी कहते हैं। ठीक है, अवसादी शैल कहते हैं। यह जब यही शैल अग्नि शैल और उच्च ताप और उच्च दाब के रूप में होती है तो उसे कार्बंती शैल कहते हैं, जिसमें चूना पत्थर और आपके उदाहरण बहुत सारे दे रखे थे। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। इसमें यही शैल का चक्र होता है, तो यहीं पे आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया जो मैं आपको समझा रही हूँ। शैल चक्र एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल दूसरे में परिवर्तित होने के कारण इसको शैल चक्र कहते हैं। जैसे ठोस मैग्मा अग्नि शैल बन जाता है, अग्नि शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता है, अवसादी शैल का निर्माण होता है। ताप और दाब के कारण ये अग्नि और सादी शैल करंथी शैल में बदल जाती है। अत्यधिक दाब और फिर ये दोबारा पिघलती है, फिर पिघल के द्रवित मैग्मा बनती है। द्रवित मैग्मा बनकर ये पुनः ठंडा होकर अग्नि शैल के रूप में परिवर्तित होती है। अग्नि शैल से फिर दोबारा वही अवसादी और फिर कार्यान्वित होते 3 ही है, अग्नि शैल, अवसाद शैल और कार्यान्वित शैल। यही चैप्टर में मेन है सबसे ज़्यादा। इन शैलों से और भी चीज़ें बनती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला है शैल की खनिज पदार्थ भी बनते हैं, ये ध्यान रखना। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले होते हैं। ये भौतिक गुण धर्म और निश्चित रसायन मिश्रण के होते हैं। खनिज मानव द्वारा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ईंधन का उपयोग के लिए होते हैं, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और कुछ होते हैं उद्योगों, औषधियाँ बनाने के लिए, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना एंड यूरेनियम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये चैप्टर में बस इतना था कि कौन कौन सी शैलें होती है, पृथ्वी में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी रिस्किप मत करना इस चैप्टर को। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी 7th क्लास की बुक से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, जिसमें हमें बताया गया है कि पृथ्वी में कैसे बदलती है हमारी। तो ये स्थलाकृतियाँ होती हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थलाकृति क्या होती है। स्थलाकृति होती है जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्लेटें बनी होती है पृथ्वी पर, इस तरीके से। वही स्थली जहाँ जहाँ उसमें अगर हो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। आपको पता होगा कि जब ये प्लेटें धीमी गति की तरफ से चारों ओर घूमती है, इस तरीके से चारों धीमी गति से घूमती है, ये दिखाऊंगी। फिर प्रत्येक वर्ष केवल किलोमीटर या मिलीमीटर की लगभग पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होने के लिए गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय कार में घूमता है, गोल सर्कल में घूमता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इन्होंने किस तरीके से गर्म करके गोल रूप में व्यतीत किया जा सकता है। इसको पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ आपको समझना है। उसके बाद लिखा हुआ है ये जो प्लेटें होती हैं ये इस गति के कारण होती है कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी
की गति उन बलों के आधार पर होती है जिसमें हमें कारण कहते हैं ये गतियाँ उत्पन्न होती है। इसमें 2 प्रकार की गति होती है, जो एक होती है आंतरिक रूप से, जो बल पृथ्वी के अंदर घटित हो रहा है उसको अंतर्जनित बल कहते हैं, जिसे एड्रोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बाहर की तरफ होता है, बाहर सतह पर होता है जमीन के, उसे बहिजनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल अचानक से गति में उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारा भूकंप हो गया वो अचानक से आता है, और वो ज्वालामुखी हो गए वो भी अचानक से होता है। तो ये सारे जो है अंतर्जनिक बल होते हैं और यह बहुत ही अधिक हानि पहुंचाते हैं। इसके बारे में एक पिक्चर में समझ लेते हैं। इन्होंने पृथ्वी की 2 गतियाँ दे रखी है। पृथ्वी में 2 गतियाँ दे रखी है, एक अंतर्जनित बल और एक बाह्य जनित बल। अंतर्जनित बल वो बल होते हैं जो अचानक आते हैं, आकस्मिक आते हैं या पटल पर रूप बल आते हैं। जैसे सपोज भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, भूस्खलन आ गया, पर्वत निर्माणकारी बल आ गया। अपदन और निपेशन, अपदन मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ टूट के बिखर के एक जगह इकट्ठी हो गई है, उसको कहते हैं बहिर्जनित। अपरदन कहते हैं। निपेशन कहते हैं मतलब उन्हीं चीज़ों में हवा पानी एक जगह से दूसरी जगह होती है और नई मिट्टी का निर्माण करती है, निरपेशन कहते हैं। जैसे नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। ये याद रखना कि ये किस किसके उदाहरण है, कई बार मैचिंग में भी दे देते हैं, ठीक है, ये चैप्टर में। उसके बाद स्थल मंडलीय प्लेटें होती क्या हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें वे होती हैं जो भूपट्टी पर अनेक प्रकार के कुछ छोटे कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जो महाद्वीप और महासागर की सतह है जिन पर टिकी हुई हो हैं, उसी को हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेटें। आगे यहाँ पे दे रखा है कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी जो मैं आपको आगे समझा रही थी वही ये चीज़ यहाँ पे डिटेल में बता रखी है। ज्वालामुखी क्या है, भूपट्टी का एक खुला हुआ छिद्र होता है, ये रहा, ये ज्वालामुखी है इसके अंदर। और ये खुला हुआ बिल्कुल पतली सी आपकी क्या होती है, लावा होती है। और यही लावा आके ये होती है निकास, निकास मतलब वेल्ट होती है और क्रेटर के अंदर से ऊपर से निकलती है इस तरीके से। ये राख और राख की गैसें होती हैं। ये परपट्टी होती है, ये मेटल होता है नीचे और ये ज्वालामुखी है। इसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर की तरफ निकलते हैं, इसको कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में आगे दे रखा है इसी प्रकार की और भी स्थलाकृति या प्लेटों की गति पर पृथ्वी पर कंपन होती है। यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप का दे रखा है भूपट्टी के नीचे की तरफ जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको उद्गेंद्र केंद्र कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, जो नीचे की तरफ होता है और जो उद्गम केंद्र भू सतह पर निकट स्थान वाले उसके साथ वाले जो आसपास के एरिया है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में कंपन जो होती है वो बाहर की तरफ जाती है, तरंगे गमन करती है। और जो उद्गम होता है वो आसपास में ही करती है, लेकिन जो अधिक्रम होती है वो उससे थोड़ी दूर जाके बाहरी तरफ से करती है। अधिकेंद्र के निकटतम सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र दूरी बढ़ने के लिए भूकंप की तीव्रता क्या हो जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको मैं समझा देती हूँ बहुत ईजी। सबसे पहला है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र वह होता है, ये उद्गम केंद्र है, ये जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट में लिखा है कि वह स्थान जहाँ भूकंप का उत्पन्न होता है, भूकंप ही ऊर्जा का उद्गम कहलाता है। उसके बाद ये जो इसके आसपास की जो एरिया दिखा रहे हैं, ये जिस तरीके से आ रही है, ये जितनी दूर दूर जा रही है, ये सारी जो किरणें हैं, ये बाहर की जो प्लेटें हैं, ये है हमारी अधिकेंद्र। ये प्लेटें होती है इस तरीके की, इस प्लेटें सीमा होती है। भूतल सभी दिशा बाहर की ओर जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है, देखो एरो बना रखा है, ये अंदर की तरफ जा रही है। तो जहाँ जहाँ अंदर जाएगी वहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और जहाँ जहाँ ये दूर होता जाएगा स्थिति क्या होगी, भूकंप की कम होती जाएगी, तीव्रता कम होती जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, ये चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूकंपीय तरंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है, एक पी तरंगे जिसको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, एक पी तरंगे, एक एस तरंगे और एक एल, यानी कि PSL, पी तरंगे, एस तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुपस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे यानी एल। इनको ध्यान में रखना, इसके बारे में नहीं लिखा कुछ डिटेल में, सिर्फ इसके पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आता है ये जो भूकंप आता है ये भविष्य में संभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कई कई जगह पे भूकंप की संभावना है। ये कहाँ आया था भूकंप, ये देख लेती है। गुजरात में आया था भूकंप, बहुत ही विनाशकारी था। ये आया था 26 जनवरी 2001 में आया था। यहाँ पे दे रखा है भूकंप रिएक्टर स्केल 6.9 था, जिसमें भीषण भूकंप हुआ था। इसमें बताया था सर्वाधिक स्कूल को प्रभावित किया, भुज की तबाही हुई, मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील की, शहर में आग लग गई। तो ये सारे स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे तीव्रता बता रखी है भूकंप की, कितनी तीव्रता, कितने कितने समय पर क्या क्या चीज़ें गिरती हैं। भूकंप की तीव्रता यंत्र होता है जिसे भूकलन लेखी कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। भूकलन लेखी से ही भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। भूकंप लेखी में सबसे कम जो नुकसान होता है वो 2.0 पे होता है, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। 5.0 पे सिर्फ वस्तुओं का गिरना, चीज़ों का गिरना, ये सब होता है। लेकिन 6.5 में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, उससे अधिक 7.0 होते हैं। तो हर चीज़ की सर्वाधिक नुकसान और शक्तिशाली होते हैं। ये भूकंप लेखी होती है जिसमें भूकंप को मापा जाता है, इसको कहते हैं भूकंप लेखी। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं
मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है? इसमें बहुत सारी स्थलाकृति होती है जिसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है अपक्षय, मैंने आपको बता दिया, अपरदन हमने बता दिया। ये 2 प्रकरण होते हैं जिनके कारण से पृथ्वी में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूट जाते हैं, उसको अपक्षय क्रिया कहते हैं। जब यह भी अपक्षय प्रक्रिया जो होती है, पवन, जल और हिम जैसे विघटनों के द्वारा एक क्षय को अपदन कहते हैं। वायु, जल अपदित पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनका विक्षेपित निर्माण करते हैं। ये जो मैं आपको बार-बार मैं बता रही हूँ, अपदन और विक्षेपण का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं की प्रोसेस आगे होता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये जलप्रपात के बारे में बता रखा है। जलप्रपात, विश्व में हजारों जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेल्जुलिया जलप्रपात का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात है जो उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में निरांग जलप्रपात है। अफ्रीका में जम्बाबिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, ये जलप्रपात क्या होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। नदी के अलग अलग कार्य होते हैं। नदी में लिखा हुआ है, नदी में बहुत सारे कार्य होते हैं। नदी किसी भी खड़े ढाल में अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल में घाटी में गिरती है। इस तरीके से नदी बहती हुई दिखाई जा रही है और इसी बहती हुई नदी को कठोर शैल की जगह में काटे हुए मृदुल शैल मिलेंगे। इन्हीं से ही नदियों में कट कट के रास्ता अपना बनाती है, उसको कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात के नाम बता दिए। फिर ये क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये जलप्रपात हो जाता है, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मोड़दार बहाने लगाती है, यानी इस तरीके से घूमती है नदी, इस तरीके से बहती है। ये जो बहने वाली जगह होती है, इस नदियों में जो मोड़ बनते हैं, ये जो मोड़ बन रहे हैं, इसको विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। विसर्प मतलब सांप की तरह चलने वाली। इसके बाद विसर्पों के किनारों में लगातार अपदन होता है, पत्थरों से टकराती है, चीज़ें ले जाती हैं, तो छोटे छोटे ना ऐसे लूप बना देती है इनके साथ ही, इससे नदी के लूप बन जाते हैं। उसको कहते हैं विसर्प लूप। नदी कट जाती हैं और ये क्या करते हैं, झील बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये एक बड़ी सी झील बना लेते हैं आसपास, जिसे हमें चाप झील भी कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, नदी का जो पानी होता है वो नीचे पर उतरता है, पत्थरों से टकराता है तो जलप्रपात बनता है। जब यही जलप्रपात नदियों में, मैदानों में आ जाते हैं और मोड़दार क्षेत्र में बनते हैं, उसको विसर्प कहा जाता है। जब यही विसर्प दोबारा से अपदन होकर, विषपन होकर लूप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटे छोटे लूप मैं आपको दिखा देती हूँ, नदी के साथ होते हैं। ये होते हैं लूप। मैं पिक्चर में भी आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं लूप दिखा देती हूँ। विसर्प मैंने आपको बता दिया, ये रखा नदी के पास, और यहाँ पे ये छोटे छोटे लूप यहीं बने होते हैं किनारे में, ये सारे विसर्प हैं। ठीक है, और यही जब अपने विसर्प नदी के रूप में कट जाते हैं, अलग से अलग हट जाते हैं और ये चाप झील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में? कभी कभी ये नदियाँ अपने तटों से बाहर की तरफ बहने लगती हैं, यानी क्षेत्र यहाँ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ों के कारण नदी के तटों के निकटी वाले क्षेत्र जिनमें महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ विक्षेपण करते हैं, ऐसे मिट्टी पदार्थ को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। अवसाद में यही अवसाद जलकर समतल्प बन जाते हैं, ऐसे समतल्प बन जाते हैं और बाढ़कित मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब ये बाढ़कित मैदान का निर्माण हो जाता है तो बहुत सारे जो आसपास के जो तट होते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। तो ये जो तट होते हैं ये तटबंध कहलाते हैं। ठीक है, ये तटबंध, नदी के उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र में धीरे धीरे पहुँच के नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है। आप सभी को पता है, धीरे धीरे नदी आगे अपनी धाराओं में विभाजित होते हैं। यही धाराएं जब विभाजित हो जाती है अलग अलग रूप में, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो ये धारा बह रही है, एक इधर से चली गई, एक इधर से बहने लग गई, एक इधर से बहने लग गई, तो ये सभी धाराएं क्या, एक मुख्य नदी, जब मुख्य नदी बह रही थी उसी में से ही अलग अलग धाराएं होती है। इसको कहते हैं वितरिका। वितरिका कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यही नदी जब धीमी धीमी गति से हो जाती है और अपने साथ मलबे या विक्षेपण ले जाती है तो उसको वितरिका के मुहाने का निर्माण होता है, जिसमें हम कहते हैं मुहाने के अवसादों को डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ईजी है अगर आप स्टेप बाय 2-3 बार इसको पढ़ोगे। मैंने ऑलमोस्ट नदी के कार्य बता दिए, आप पढ़ेंगे समुद्र के कार्य। समुद्र बहुत ज़्यादा अपरदन और निष्पेषण में तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। क्या होता है, सबसे पहला होता है समुद्री तरंगे होती है, लगातार शैलों से टकराती है। समुद्र के अंदर टैलों से टकराई जाएगी तो उसमें क्या पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ने से जब वो बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो इसको बन जाती है समुद्री गुफाएं। ये इस तरीके से, ये सबसे पहला आता है समुद्री गुफाएं। यही समुद्री गुफाओं में सिर्फ केवल टकरा के शैलों से, अपरदन से कहते हैं, सिर्फ छत रह जाती है। जब हमारी केवल छत बच जाती है, छत मतलब जिसको हम कहते हैं ये छत बन गई, एक तरीके की छत बन गई, पहले छोटा सा था अब ये बन गया छत के रूप में, तो ये तटीय मेहराब होता है। यही तटीय मेहराब जब तोड़कर बहुत ज़्यादा जोर से दीवारों को बचाती है तो सिर्फ हमारी केवल दीवार रह जाती है, ये रह गई दीवार। इसको बोलते हैं स्टैक बोलते हैं। यही प्रोसेस होता है और इसी से ही जल का उद्भवकार, उठे हुए भाग में उद्भवकार होते हैं और इसको जब उद्भवकार रूप में बदल जाता है शैलों में तो उसको बोलता है समुद्र भीगु। और समुद्र भीगु में तिरंगे अवसाद और जमा करके पुलिन का निर्माण होता है। लास्ट में पुलिन का निर्माण होता है, उसमें डेल्टा का निर्माण होता था नदी में।
अब आता है हिमनद का के कार्य। हिमनद और हिमानी की नदियाँ होती हैं जो आपने सभी ने देखी है, इस तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई होती है। सफ़ेद बर्फ़ों के नीचे की चट्टानों से ऊपर गोशामी मिट्टी और पत्थरों के अपतित करके गोशामी मिट्टी और पत्थरों से भूषंद्र भूत रेशे का अपतन करती है। हिम नदी गहरे गतों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से गत और भारी भर जाते हैं। ये भर जाते हैं पानी से, ये सारे भर जाते हैं, फिर ये पानी में बह बह के नीचे की तरफ गिरते हैं। इसी से ही सुंदर झील का निर्माण होता है। यही सुंदर झील हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे छोटे पत्थर के तैल लेप छत्ती और इसी से ही हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। आगे चैप्टर में देखते हैं पवन के कार्य। पवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 क्लास के। उसके बाद देख रहे हैं पवन। पवन क्या होती है? रेगिस्तान में बहुत सारी आपने अपदन देखा होगा, पवन चलती हुई देखी होगी। रेगिस्तान में छत्रक के रूप में कार्य करने वाले शैल देखे होंगे, उसको हम छत्रक शैल कहते हैं। ये है इस तरीके के छोटे छोटे शैल बने हुए होते हैं, बहुत दिखाई नहीं देते, इधर पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा। पवन शैले जो पवन शैल है, जो पत्थर उड़ते हैं वो ऊपर की अपेक्षा नीचे की तरफ काटती जाती है, तो ये शैलों में छोटे और छोटे होते जाते हैं और पवन चलने पर ऊपर वाली रेत का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। वह पवन पर बहाव की तरह रुक जाती है और एक छोटी सा टीला बन जाता है, पहाड़ी बन जाती है, ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती है। उसको हम बालू डिब्बा कहते हैं। ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये रहा ब्लैक कलर से देख रहे हैं, इसको बालू डिब्बा कहते हैं। यही बालू डिब्बा जब कण महीन हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और अपने साथ दूर जगह ले जाते हैं, हवा चलती है जब, उसमें बन जाता है लोयस। लोयस क्या होता है? लोयस सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में यही मेन है कि नदी के कार्य क्या है, फिर उसके बाद पवन के कार्य क्या है, फिर हिमनद के कार्य क्या है, यानी कि हिमनद के कार्य हो गया। फिर उससे पहले मैंने क्या समुद्र तरंग के कार्य है, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ज़रूर करना, क्योंकि छोड़ना मत, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं कह रही हूँ, इसमें 5 क्या 10 टाइम्स स्टार लगा लीजिए। ये सारों ही चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब इसमें बताना है कि वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायु क्या होती है। वायु और जल इंपॉर्टेंट है दोनों ही चैप्टर, क्योंकि ये आपके मैंने पिछले से की वीडियो देखोगे उसमें भी दे रखा है। पढ़ते हैं। पृथ्वी हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वायु की घनी चादर से घिरी होती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पर सभी जीव रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सांस लेने के लिए वायुमंडल प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन में गर्मी में तप जाएंगे और रात में ठंड में जम जाएंगे। तो यही क्रिया है कि हमें तापमान को बराबर रखना है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको जरूर पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैले हुए विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पर प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, रहना पड़ना संभव है, किंतु ये सभी कारखाने और धुएं के कारण ही वायुमंडल का जो स्तर है वो बढ़ गया है। बड़े होने के कारण पृथ्वी में जो तापमान बढ़ जाता है वो इनके कारण होता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापमान भी कहते हैं। ये तापमान इसलिए कहते हैं कि तापमान में इस विधि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडे प्रदेश में बर्फ जम जाती है और नीचे जो नीचे का जो स्तर होता है उसमें क्या होता है, जल शस्त्र में विधि हो जाती है, जिसमें बाढ़ आती है। अनेक प्रकार की जलवायु अत्यधिक परिवर्तित हो जाती है, जिसमें पौधे और कुछ लोग लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद है वायुमंडल में घटक किस किस प्रकार से होता है, कितने कितने परसेंट में होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारी जो गैसें होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसी दो गैसें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग इन्हीं में होता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इनकी मात्राएं दिखा रखी है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन की 21% मात्रा होती है। उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, फिर 0.93% होती है आर्गन, और अन्य गैसें 0.04%। इस सभी को याद रखना है। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं। इसके वित्त रेखा दिया गया है, वित्त रेखा में दिया गया है, यही कण हमारे छोटे छोटे होते हैं और इसी से ही वायुमंडल का निर्माण होता है। सबसे अधिक होती है वायु, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक गैस पाई जाती है, जिसमें हमने 78% इसमें सांस लेते हैं, लेकिन फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और कुछ बाहर भी निकालते हैं। ये पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसको आवश्यकता होती है? हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है हम सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन लेकर अपना स्वरूप बदल देते हैं, जिससे हमें पौधों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन की भी मात्रा प्रचुरता में दूसरी गैस है। मनुष्य और पशुओं में पाई जाने वाली वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के वायुमंडल की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसमें संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, ऊष्मा गर्मी जो होती है पृथ्वी पर बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा महत्वपूर्ण गैस है। ये हरे पादप और भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस लेते हैं और मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं।
और मनुष्य पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। इसमें संतुलन बना रहता है। ये परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज पदार्थ के ईंधन को जलाने से गड़बड़ हो जाता है, जिस तरीके से आपको पता ही है, जिसमें पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी और मौसम जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद ये इस चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वायुमंडल के बारे में बोल रखा है। वायु किस तरीके से, जब गर्म वायु होती है तो हल्की होती, जब गर्म वायु होगी तो वो क्या करती है, फैलती है, और हल्की वायु हमेशा ऊपर उड़ती है, गर्म वायु हमेशा नीचे रहती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे की तरफ रहने की प्रवृत्ति रहती है। गर्म वायु ऊपर उठने और आसपास के क्षेत्र रिक्त जो स्थान हो जाता है उसको जब भरने लग जाती है तो उसको हम वायु चक्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वायुमंडल की संरचना, जिसके बारे में मैं हर बार बोलती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार हर एग्जाम में पूछा गया है। 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार 1-1 क्वेश्चन भी आया जाता है। वायुमंडल की परतें हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये नीचे की परत से स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे की जो परत होती है वो हमारी होती है सौरमंडल। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नीचे की सबसे याद रखना, नीचे वाली जो परत होती है वो सौरमंडल होती है। ये इसकी एक सीमा है, रेखा सीमा है, यहाँ तक हमारा सौरमंडल होता है। सौरमंडल के बाद हमारा जो दूसरा परत होती है वो होती है समताप मंडल। कलर से भी याद रख लो या फिर स्टेप से याद रख लो। सबसे नीचे होती है हमारी सौरमंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। मध्य मतलब बीच का मंडल जो होता है, और इसकी ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा, इसकी जो चौड़ाई भी होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है हमारे बाह्य मंडल। बाह्य मंडल कितनी कम होती है, सबसे कम होता है बही मंडल। बाह्य मंडल और बही मंडल में कन्फ्यूज़न मत होना, ये बहुत बच्चे इसमें होता है। कलर से याद रख लो या अपनी शॉर्ट ट्रिक बना लो। सबसे छोटा सौम मंडल, फिर समताप मंडल, फिर बीच में मध्य मंडल। मध्य मंडल से जो ऊपर 2 होंगे वो बाह्य मंडल और बही मंडल होंगे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह परत जो सबसे नीचे की परत होती है उसमें क्या होता है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इसकी औसत होती है 13 किलोमीटर। इसमें हम वायु मौजूद होती है, इसलिए आसानी से हम सांस ले सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओला वर्षा इसी के अंदर, इस परत के अंदर आती है। दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सौर मंडल के ठीक ऊपर होता है समताप मंडल। इसकी जो लगभग ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बादलों और मौसम घटनाएं संबंधी युक्त से मुक्त होता है। यहाँ की जो स्थिति होती है हवाईजहाज उड़ाने के आदर्श मानी जाती है। मतलब और यहाँ पे कौन सी गैस मौजूद होती है जिसमें हानिकारक गैसों से, सूर्य की आने वाली किरणों से हमें बचाता है, ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई तीसरी मानी जाती है। इसमें है लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने के बाद जल जाते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। फिर बाह्य मंडल होता है। ठीक है, बाह्य मंडल होता है। बाह्य मंडल वायुमंडल में सबसे ऊंचाई का सबसे अधिक होती है, इसकी तीव्रता बढ़ती है। आर्य मंडल इसी परत का भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसमें रेडियो तरंगे के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है ये, और वास्तव में पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगे इस प्रकार के परत पुनः परिवर्तित कर देती है। फिर आता है बहीमंडल। बहीमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी और नाम से ही स्पष्ट है कि वायु की पतली परत होगी। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में फैली रहती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, बिल्कुल भी छोड़ना मत। इस वाले टॉपिक को मैं बार बार बता रही हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आता है तापमान। तापमान होता क्या है यहाँ पे पूछा जाता है, और क्वेश्चन में तापमान के बारे में टॉपिक दे देते हैं कैसे छोटी सी लाइन में। तापमान होता है कि वायुमंडल में तापमान तो होता है, लेकिन उसमें मौजूदा ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है, याद रखना। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है आतपन। आतपन का मतलब क्या होता है, ये एक तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य में आने वाली जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी को रोक लेती है, इसे आतपन कहते हैं। आतपन को सूर्य तप भी कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा के ध्रुवों के पास से घटती जाती है। इसका तापमान उसी प्रकार घटता जाता है जिस प्रकार, अब देखो यहाँ पे देखो तो अलग अलग तापदापी माने हैं, इसको याद रखना। तापमापी होता है तापमान को मापने के लिए, वायुदापी वायु दाब को मापने के लिए, लेकिन वर्षा मापी ना कभी भूल जाते हैं वर्षा की मात्रा को। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाग दिग्दर्शी होते हैं पवन की दिशा को मापने के लिए। ये पिक्चर से भी याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस चैप्टर में से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉइंट याद रखना है हमें, जो में है इसमें लिखा हुआ है नीचे कि गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है, इसलिए हमें ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु से कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। नीचे के नगरों में गर्म वर्षा को रोक लेते हैं और नियम का तापमान बढ़ जाता है। अब वायुदाब क्या होते हैं, वायुदाब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है।
वायु दाब में यह आता है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया दाब होता है, वो वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने वाला दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र के स्तर में दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने वाला दाब घटता है और वायु दाब क्षैतिज वितरण के स्थान पर उपस्थित वायु तप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है और नीम दाब क्षेत्र बनाती है। जब वायु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तब नीम दाब बनाएगी। उसमें क्या होता है, बादल मुक्त होती है, नम होती है और मौसम बिल्कुल मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है कम तापमान वाले क्या होते हैं, कम ताप वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और ये ठंडी वायु क्या बाहरी होकर जो जगह उच्च दाब की ओर चलती है, तो उच्च दाब के स्पष्ट और आसमान जो क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, वायु दाब हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, ऊंचे से नीचे की तरफ वायु चलती है इस तरीके से। उसके बाद पवन है, पवन का भी बताते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है तो पवन की गति को पवन कहा जाता है। पवन अपने आप में देखने में अलग अलग, जैसे जैसे पत्तियां उड़ती है उड़ती हुई तूफान के साथ उखाड़ के ले जाती है। धूल मिट्टी कण अपने उखाड़ते हुए देखिए, कभी कभी ये वन इतने तेज होते हैं कि विपरीत दिशा में चलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पवनें भी होती है, 3 प्रकार से विभाजित की जाती है। सबसे पहले ये ऊपर का पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको छोड़ दिया था। तापमान का जो मानक डिग्री होता है वो हमारा एल्डरसन सलील ने दिया था, जो 0 डिग्री तापमान में क्या होता है, जमता है और 100 डिग्री में उबलता है। तो इसको ध्यान में रखना। दूसरी बात यहाँ पे है, जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो चांद में जाते हैं तो एक तरीके से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। अगर यह पोशाक ना पड़े तो शरीर में विपरीत दिशा में बल होगा, जिसके कारण से रक्त शिराएं फट जाती हैं। इसे अंतरिक्ष यात्री इसको रक्त स्रावित हो सकते हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री इस ड्रेस को पहनते हैं। उसके बाद है पवन का नाम, आने की दिशा को निर्धारित करना, उसको कहते हैं पछुआ पवने, पश्चिमी पवने या पछुआ पवने कहते हैं। स्टार लगा लीजिए, अभी पूछा गया क्वेश्चन। पछुआ पवने ये हम बोल सकते हैं इसको पश्चिमी पवने। पवने 3 प्रकार की होती है, इसको स्टार वेरी 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 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। स्थायी पवने वे पवने होती हैं जो पश्चिमी, व्यापारिक रूप से पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने होती है। वर्ष भर में लगातार दिशा क्या होती है, इनकी निश्चित चलती रहती है, यानी एक ही दिशा में हमें वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। यानी कि यहाँ पे पूर्व हो गया, पूर्व से यूं तरीके से चलेगी और पश्चिम से इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पे एरो दिखा रखा है, ये इस तरीके से ये दिखा रखा है, ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मौसमी पवनें मौसम के अनुसार बदलती रहती है, यानी ऋतु में जैसे जैसे परिवर्तन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ा था, मौसमी पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें वे होती हैं जो छोटे छोटे क्षेत्र दिन के किसी भी विशेष समय में चल सकती है, इसको स्थल या समुद्री समय भी कहते हैं। जैसे जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें होती है वो लू कहती है। ठीक है, प्रमुख दाबीय पेटियाँ होती है। एक चक्रवात आया था जिसमें हमारे को पता होना चाहिए, चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 में आया था। कहाँ पे आया था, किस राज्य में आया था, ये पता होना चाहिए। इसका वेग और इसकी जो थी 260 किलोमीटर वेग से थी। 36 घंटे तक लगातार ये पवनें चली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात है। ठीक है, ये याद रखना, मेन याद रखना। चक्रवात में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछता जाता है इतना किस प्रकार से आया था। फिर उसके बाद है आदता में ये कई बार पिक्चर दे देते हैं आपको, तो इस पिक्चर को मैं आपको तीनों को इकट्ठा दिखाना चाहती हूँ। थोड़ी सी जूम करके फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले आदता क्या होती है, आदता होती है जहाँ पे मौसम में नमी का मौसम बना रहता है। जैसे पृथ्वी की गति जलशों में वाष्पित होता है और यह जलवाष्प बन जाता है। जब यही जलवाष्प किसी भी समय में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जब जैसे जैसे गर्म होती है वैसे ही इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार से आर्द्र दिन हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना नहीं सूखता है और मतलब अजीब सा महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडा होने शुरू हो जाता है तो जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। बादल इन्हीं बदल बूंदों की तरह एक समूह है। जब इन जल की तरह बूंदों इतनी भारी हो जाती है और ये तैर नहीं सकती, तब ये वर्षण के रूप में नीचे की तरफ आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट या हवाई जहाज को अपने सफ़ेद रंग के पथ पर चिन्ह बनाते हुए देखा होगा। इस इंजनों में गर्मी की जो नमी होती है वो सघन हो जाती है और वायु की गतिमान ना होने की स्थिति में सघन भी नमी होकर देर पथ पर दिखाई देती है। पृथ्वी जो जल के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण करने में मदद करते हैं। पहाड़ी प्रदेशों से पेड़ काटे जाते हैं। जल अनवरत पहाड़ों से नीचे बहते हैं। नीचे के इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के अनुसार जल होते हैं सनवाही वर्षा, वर्वती वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। यहाँ पे पिक्चर में दे देते हैं और आपसे पूछा कौन सा
चक्रवती है। चक्रवती में क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन में देखते हैं, जब गर्म वायु है वो ऊपर की तरफ हो रही है और ठंडी वायु नीचे सामने की तरफ बह रही है, तो इस तरीके से पोजीशन होता है, उसको चक्रवती वर्षा कहते हैं। आर्द्र वायु क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, उसमें हमें क्या होता है, जब बारिश में पानी भर जाता है तो उसमें आर्द्र वायु होती है, उसको पर्वतीय वर्षा कहती है। जब गर्म वायु सीधे से जाती है और सनवाही वर्षा का प्रकार के रूप में परिवर्तित होती है। वर्षा के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर में बस यही था मेन। और वर्षण के रूप में आपको मैंने बता दिया कि वर्षण क्या होता है। वर्षण होता है कि एक हिम होती है, एक वृष्टि होती है और एक ओला होता है, उसको कहते हैं। पौधे जीव जंतु जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। धरातल में ताज़ा जल प्रदान होना चाहिए। वर्षा अगर कम होगी तो हमें जल की कमी महसूस होगी, सूखा हो जा सकता है, और विपरीत दिशा में जहाँ पे अधिक वर्षा होगी तो वहाँ बाढ़ आने की संभावना आ जाती है। ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलमोस्ट आपको अभी कितने चैप्टर पढ़ाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने उसको ऑलमोस्ट पढ़ा दिए। मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी इसमें नेक्स्ट क्लास में नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी चैप्टर पढ़ाऊंगी। मैंने अभी आपको कितने चैप्टर पढ़ाए हैं आज, शायद मैंने 3 या 4 चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। हाँ, 4 चैप्टर तक पढ़ा दिए। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि मैं इतने कम समय में जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। 4 चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये 4 चैप्टर के बाद मैं आपको बाकी चैप्टर भी पढ़ाऊँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ के साथ, ताकि आपको पता चल सके इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखा देती हूँ जो मैं पढ़ने जाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। जल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बताया कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार में बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन पता होगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन में भी आंसर भी बताऊंगी, लेकिन इसका आंसर जो है सबसे लास्ट वाला जो मैंने पढ़ा था, नीचे से मैंने आपको सौरमंडल से बताया था। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिमंडल। बाह्य मंडल ये है और बहिमंडल ये है। तो बहिमंडल की जो सबसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ मत आना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। नीचे से जाएंगे तो सबसे ऊपर जो परत होती है वो होती है बहिमंडल। बहिमंडल, इसका राइट मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत होती है, इसमें गैस में हीलियम और हाइड्रोजन इसी अंतरिक्ष में फैली रहती है। तो यहीं पर आंसर डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। शैल चक्र आपने पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, अग्नि शैल होती है। अग्नि शैल होती है, अग्नि शैल क्या करती है, अपदन करके, निषेचन करके अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल के बाद हमारा होता है कार्यान्वित शैल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हमें ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। अगर आप देखोगे, सबसे पहले अग्नि शैल, फिर मैग्मा, फिर कार्यान्वित शैल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अवसादी शैल का तो क्रम था ही नहीं पहले। अगर मैं आपको पिक्चर की ओर लेके चलती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, मैग्मा होगा, जो मैं आपको सबसे पहले इसमें होगा मैग्मा होगा, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद अग्नि शैल होगी, अग्नि या फिर अवसादी शैल दे रखा होगा ऑप्शन में, और उसके बाद है कार्यान्वित शैल। ये प्रोसेस होता है। तो इसको हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा। क्वेश्चन ये वाला है कि इसमें सबसे पहले होगा मैग्मा। अब यहाँ पे मैग्मा तो दे ही नहीं रखा है इन्होंने ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है। अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले अग्नि शैल होगी, फिर मैग्मा होगा, फिर कार्यान्वित शैल होगी। अगर मैग्मा की करें तो कार्यान्वित शैल में उल्टा हो जाएगा, चक्र हमारा उल्टा नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस प्रकार की पवनें स्थायी और समुद्र समीर होती है। तो आप सभी को पता नहीं चाहिए, जो स्थल की बात होती है और जो समुद्री समीर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन को भी आपको दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन। ये देखिए आंसर मैं आपको बताती हूँ। स्थायी पवनें के बारे में बताती हूँ। जो पार्विक, पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं, जो लगातार एक ही दिशा में चलती है। मौसमी पवनें ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। और स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष और दिन में किसी विशेष स्थान पर चलती है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्र समीर। जैसे भारत के लिए उत्तरी क्षेत्र में गम और सूक्ष्म हवाएं। देखो यहाँ से टॉपिक, छोटा सा टॉपिक से उठाया गया है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में भी दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है।
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगी, बहुत ही इजी है कि पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को मनाया जाता है, 5 मई को, या 5 जून को, या 5 जुलाई? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ईजी है। ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप बताना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग में दिया गया है, ध्यान से समझना है कि कौन सी किससे याद है। अगर आपको वायुमंडल जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ होता है। वायुमंडल अगर आप देखोगे तो वायु की पतली परत होती है जिसमें वायुमंडल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक भी ओशन मार्क तो पड़ता है, देखिए सेकंड का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे है स्थल मंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल के बारे में अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे है, चट्टानें और खनिज से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जल मंडल वाला देख लो आप, जल मंडल से भी आपको पता चल सकता है, स्थायी मंडल से भी। हम जल मंडल में थर्ड ऑप्शन है, जहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही रख दो, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वह थर्ड में, तो सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट का हमारा है सेकंड, चट्टानें और खनिज पदार्थों से बना है। जल मंडल मैंने जल के विभिन्न स्रोत बता दिए। वायुमंडल जो हमारा है वो हमारा शी का है, वायु की पतली परत है। और जैव मंडल पादप और जीव जंतुओं से बना है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आपको एक को भी पता होगा तो आंसर आप अपना बता सकते। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायु की पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है वायु को पृथ्वी के चारों ओर को घेर सकती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? दो गैसें आपको मैंने बताया था जिसमें बहुत मौजूद होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारी 21% होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा करें तो 0.009% होती है। और हमारी एक और होती है जिसमें हम कहते हैं ओजोन परत होती है, 0.093% होती है। 1% होती है अन्य गैसें होती है, जिसका हमारा परसेंटेज है 0.0 करके कुछ समथिंग है। तो ये याद रखना है, इस पोजीशन में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके इसी चैप्टर में से आया है। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन के चैप्टर किस लिए करा दी ताकि आपको पता चल सके। इसमें पूछा गया है, पवन सड़क पर गिरी हुई सूखी पत्तियां उड़ती है, तो वो पवनें कैसे बहती है? आप सभी को पता है जो पवन बहती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर की गति की ओर बहती है। अगर इसका आंसर पता होगा तो आप आसानी से इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो 4 चैप्टर पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक साल में जो 2 बार पेपर हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कर दिए। इसके अलावा हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। जितने भी चैप्टर पढ़ाई जा रही हूँ उनके फिर हम ज्योग्राफी की जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस हो सके। आई होप से ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।